नमस्ते बच्चों। कल लखनवी अंदाज पाठ में हमने पढ़ा था कि नवाब साहब और लेखक ट्रेन की एक ही बर्थ में दोनों से अजनबी बनकर बैठे थे। कोई भी किसी से बातचीत नहीं करता था। आगे देखिए क्या परिवर्तन आता है, दोनों के मध्य क्या बातचीत होती है, ये आगे पाठ में है। तो जब लेखक कनखियों की ओर से नवाब साहब को देख रहे थे, कनखियों यानी तिरछी आंख से देख रहे थे, तो नवाब साहब भी खिड़की से बाहर देख रहे थे। तभी अचानक नवाब साहब बोल उठते हैं। क्या कहते हैं देखिए। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, आदाब अर्ज यानी अभिवादन का एक तरीका है, नमस्ते किया उन्होंने। और क्या पूछा देखिए उनसे, लेखक से कहा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। शौक फरमाएंगे का मतलब क्या है कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे। तो लेखक कहते हैं कि अभी तक तो नवाब साहब बातचीत कर नहीं रहे थे, लेकिन अब वो बोलने लगे तो नवाब साहब का इस तरह से सहसा भाव परिवर्तन करना, अपने मनोभावों को बदलना। अभी तक तो वो ये प्रदर्शित कर रहे थे मानो लेखक से उन्हें कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन अचानक ही उन्होंने लेखक से बातचीत करनी शुरू की। तो लेखक का कहना है कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो कहते हैं लेखक कि मैंने भांप लिया यानी अंदाज़ा लगा लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। कह रहे हैं मैंने ये अंदाज लगाया कि खुद तो ये शरीफ बने रहना चाहते हैं, खुद तो इन्हें ये भ्रम है कि मैं बहुत शरीफ हूँ और बहुत एक उच्च वर्ग से आता हूँ, लेकिन मुझे कैसे लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, मामूली लोगों की। किसे कह रहे हो मामूली लोगों की हरकत? खीरे खाने को। लेखक ने भी उसे इस बात को यही कहा कि खीरा तो कौन लोग खाते हैं, निम्न वर्ग के लोग खाते हैं, और नवाब साहब मुझे पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये मुझे शायद निम्न वर्ग से ही समझते हैं। तो लेखक कहते हैं मैंने जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। शुक्रिया, मुझे अभी नहीं खाना है, आप प्लीज़ शौक फरमाए यानी आप ले लें। ठीक है, तो लेखक ने भी उन्हें मना कर दिया। अब आगे देखिए, नवाब साहब बड़े रोचक तरीके से पहले खीरे को काटेंगे और फिर खाएंगे। बड़ा रोचक वर्णन इसका लेखक ने किया है। तो देखिए क्या कहा है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। ठीक है, एक बार खिड़की से बाहर नवाब साहब ने देखा और फिर पूरे विश्वास के साथ उन्होंने क्या किया, खीरे जिस तौलिए पे रखे थे उसे साफ किया, झाड़ा और उसे बिछा लिया। सीट के नीचे से फिर एक लोटा निकालते हैं, वो लोटे में पानी था। दोनों खीरों को खिड़की से बाहर निकालकर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। बड़े आराम से ये काम करते जा रहे थे नवाब साहब। फिर जेब में एक चाकू रखा हुआ था, तो जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गूंथकर झाग निकाला। ऐसे करते हैं ना हम लोग, जब खीरा काटते हैं तो जो सिरा होता है उसे दूसरे सिरे के साथ मलकर झाग निकालते हैं। तो यही काम नवाब साहब ने भी किया। ठीक है, बड़े आराम से इस काम को कर रहे थे। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर खीरे को छिलते रहे, उसकी फाँकें बनाए, अलग अलग पतले पतले पीस बनाए, उन्हें फाँक कहा है, हिस्से बनाकर तौलिए पर रखते गए बहुत आराम आराम से। ठीक है, अब देखिए लेखक आगे कह रहे हैं, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। कह रहे हैं लखनऊ स्टेशन पर जो लोग खीरा बेचते हैं उन्हें पता है कि खीरे को कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे खाया जाए और किस तरह से ग्राहकों को दिया जाए कि तुरंत ही वो उसे खाने के लिए ले लें। ठीक है, तो कह रहे हैं ग्राहक के किस तरह से देते हैं, वो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जीरा मिला नमक और पिसी हुई मिर्च होगी तो उसके साथ खीरे का स्वाद और भी बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग भी घरों में जब खीरा ककड़ी खाते हैं तो उसे नमक मिलाकर यदि खा लें, नमक भी अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे घरों में, भांग का नमक होता है, तिमूर का। आप यदि गुरना कभी आप लोग गए हों तो वहाँ जहाँ पर गुरना मंदिर के सामने गाड़ी रुकती है, बहुत सारे लोग खीरा बेचते हैं और बहुत टेस्टी नमक के साथ बेचते हैं, तो उसे खाने का मन करता ही है, निश्चित रूप से लोग उसे ले लेते हैं। भले ही वो महंगा होता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी है। बता रहे हैं कि लखनऊ में जो लोग खीरा बेचते हैं वो लोग क्या करते हैं, जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च के साथ ही खीरा खाते हैं। तो देखिए नवाब साहब भी पूरी तैयारी के साथ हैं खीरा खाने की। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी।
सुर्खी यानी उसका पाउडर, चूरा, ठीक है। तो नवाब साहब ने बहुत अच्छी तरह से खीरे की फाँकें तो तैयार की ही थी। उन्होंने उस पर क्या बुरक दिया, क्या छिड़क दिया ऊपर से थोड़ा थोड़ा जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च। तो अब खीरा जो है सामने तैयार, वो बहुत टेस्टी है, समझिए जो भी सामने बैठा होगा उसकी इच्छा होगी कि खीरा खाया जाए। तो देखिए आगे क्या कहते हैं लेखक, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। क्या मतलब है इसका, उनकी जो प्रत्येक अब भाव भंगिमा थी, जिस तरह की पोज वो बनाए थे, जैसा एक्शन था, उनके चेहरे को देखकर और उनके जबड़े स्फुरण यानी हिल रहे थे, इस तरह से हिल रहे थे कि वो सब देखकर लग रहा था कि उनके मुंह में खीरे का रसास्वादन यानी खीरे का टेस्ट आ गया है और उस कल्पना से ही उनके मुंह में पानी भर आया, प्लावित हो रहा था यानी उनके मुंह में पानी भर आया था। सामने लेखक बैठे थे, उनके साथ भी यही स्थिति होगी, क्योंकि खीरे उन्होंने तैयार ही इतनी अच्छी तरह से किए हैं कि सफ़र करता कोई भी व्यक्ति उसे खाना चाहेगा। पतली पतली फाँकें तैयार करके उस पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च छिड़की हुई है, ठीक है। अब देखो लेखक उनके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, लेखक के मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो बता रहे हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो कह रहे हैं कि ये बनते तो बड़े रईस थे, मुझसे तो बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि यहाँ तो कोई और है नहीं मेरे अलावा, तो ये अपनी असलियत पर उतर आए हैं। असलियत पर उतरने क्या कहना चाह रहे हैं कि खीरे जैसी तुच्छ चीज़ को ये खा रहे हैं, जबकि अंदाज इनके कैसे हैं, नवाबी हैं, ठीक। अब देखिए नवाब साहब अब काफ़ी विनम्र होते जा रहे हैं। तो नवाब साहब ने फिर कह रहे हैं लेखक एक बार हमारी ओर देख लिया और कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर उन्होंने आग्रह किया नवाब साहब ने लेखक से एक बार कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ले लीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है जो कि बड़ा स्वादिष्ट होता है। लेकिन देखिए लेखक की जो अकड़ है वो कम नहीं हो रही है। वो जो बात एक बार कह चुके हैं कि मुझे नहीं खाना है, तो वो यद्यपि उनका मन है खाने का, आगे देखेंगे आप, लेकिन वो अब मना ही करते जाएंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं लेखक, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। क्या कह रहे हैं कि खीरे की जो पनियाँ थी, जिनसे पानी निकल रहा था और उन्हें देखकर मुंह में भी पानी आ रहा था, उनमें जब नमक मिर्च डाल दिया गया तो उसे देखकर मुंह में पानी तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब हम मना कर चुके थे, है ना। तो लेखक को लग रहा था कि एक बार मैं मना कर चुका हूँ, दोबारा मैं कैसे कहूँ। ये उनको लग रहा था मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, मेरे आत्मसम्मान पर ये बात आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि अब रहने दो, एक बार मना कर दिया तो दोबारा हाँ मैं नहीं कहता। उन्हें शर्मिंदगी सी हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही बस बात बना देते हैं, कहते हैं शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब यानी इच्छा नहीं है इस समय। मैदा भी जरा कमज़ोर है, मैदा यानी पेट के लिए कह रहे हैं, आमाशय के लिए, वो भी थोड़ा कमज़ोर है कि बिला शौक फरमाए आप ले लीजिए, ठीक। अब आप देखिए नवाब साहब ने खीरा कैसे खाया। इस पूरी प्रक्रिया को आप याद रखेंगे बच्चों, यह आपका प्रश्न भी आता है। देखिए क्या करते हैं, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाँकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुद गई, मुंह में फिर क्या हुआ देखिए, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। क्या हुआ देखिए, क्या कह रहे हैं कि नवाब साहब ने क्या किया, सतृष्ण यानी ऐसी आंखें जिसमें किसी चीज़ की इच्छा हो, प्यासी आंखें। तो किस चीज़ की इच्छा थी उनकी आंखों में, नमक मिर्च मिले हुए, नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकें खाने की, ऐसे खीरे की फाँकें खाने की जिसमें नमक मिर्च लगा हुआ था। तो वो तो टेस्टी हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने खीरे की फाँकों की ओर देखा, एक लंबी सांस खींची और उसके बाद खीरे को फाँक को उठाकर होठों तक ले गए अपने, ठीक है, ऐसे बस जैसे खाने को तैयार हों। उसके बाद लेकिन खाया नहीं, फाँक को केवल सूंघा,
और सूंघने से ही ऐसा लगा मानो उन्हें पूरा आनंद आ गया है स्वाद का, खीरा खाने का पूरा आनंद आ गया है। तो उनकी आंखें में मुद गई। जैसे बहुत टेस्टी कोई हमें खाना लगता है तो आंखें बंद करके हम उसके स्वाद को प्रदर्शित होता है कि हमें इतना स्वादिष्ट लग रहा है, तो ऐसे ही उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। ठीक है, तो कह रहे हैं मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, और पानी भी मुंह में इतना आ गया है वो खीरा होठों तक पहुंचाने से कि उन्होंने अपने गले से वो आए हुए पानी के घूंट को नीचे उतारा, जो लार आ रही थी उसे नीचे उतारा। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए खीरा उन्होंने खाया नहीं, बल्कि क्या किया, नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, उसे बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। एक भी फाँक नवाब साहब ने खीरे की खाई ही नहीं, बल्कि क्या करते रहे, वो लगातार एक एक फाँक को लेते और उसको होंठ तक ले जाते, उसके बाद सूंघते, आंखें बंद करते, मानो बहुत उन्हें आनंद आ गया, और एक एक कर सारी फाँकें बाहर फेंकते रहे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं लेखक। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं जैसे सोच रहा था कि ये किसी को भी अपने सामने से देखकर खीरे जैसे तुच्छ पदार्थ को खा रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। नवाब साहब ने जब सारे खीरे की फाँकें फेंक दी, सारी फाँकें, उसके बाद बड़े गर्व से लेखक की ओर देखने लगे, और उनकी आंखों से ऐसा लगता था वो कहना चाह रहे हैं कि रईसों का तरीका ये है कि खीरे जैसे पदार्थ को हम खाते नहीं हैं, केवल सूंघ कर उसका आनंद लेते हैं और फेंक देते हैं। ये बात लगी किसके अंदाज से, नवाब साहब के। ठीक है, फिर आगे लेखक कहते हैं, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तो नवाब साहब इतनी देर से खीरा खाने की तैयारी में थे, काटा उन्होंने, करीने से सजाया, नमक मिर्च छिड़का, और उसके बाद बहुत देर उसके स्वाद लेने का अभिनय करते रहे और बाहर फेंक दिया। तो इतनी सारी तैयारी से नवाब साहब अब थक चुके थे और लेट गए। तो लेखक उन पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हमें तस्लीम में यानी उनके सम्मान में मैंने सिर खम कर लिया, सिर झुका लिया, और मैंने सोचा इसे कहते हैं खानदानी तहजीब। ये है सभ्यता, ये है सभ्यता, स्वच्छता और नाजुकता, कोमलता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, वास्तव में क्या खीरा खाने के इस तरीके से नवाब साहब का पेट भरा होगा? नहीं भरा होगा, लेकिन प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति जिन लोगों में आ जाती है, वो इस तरह के काम भी करते हैं। खुद को अन्य लोगों से हटकर दिखाने के लिए ऐसे काम करते हैं जिनका यथार्थ में कोई महत्व नहीं है। या यदि हम समाज के निम्न वर्ग की ओर दृष्टि डालें, तो जिस खीरे को खाकर कोई व्यक्ति अपना पेट भर सकता था, नवाब साहब ने वो खीरा एक एक कर उठाया और वो बाहर फेंकते रहे। तो देखिए अब लेखक क्या कह रहे हैं, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर की तृप्ति यानी, उदर किसको कहते हैं, पेट को, तृप्ति यानी संतुष्टि। तो क्या ऐसे तरीके से किसी के पेट की भूख मिट सकती है? नहीं मिट सकती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये तो एक ऐसा तरीका है सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म तरीका की जो केवल दिखावट के लिए प्रयोग किया गया हो। वास्तव में ऐसे तरीके से किसी का पेट भर नहीं सकता है। एक गरीब व्यक्ति से आप जाकर पूछिए कि उसके लिए एक उस खीरे का क्या मोल हो सकता है। तो लेखक ये सब कुछ अभी विचार ही कर रहे थे, ये सब मनोभाव उनके मस्तिष्क में चल रहे थे कि नवाब साहब कितने दिखावटी व्यक्ति हैं, कितने प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति हैं। तो देखिए दूसरी तरफ से क्या होता है, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है सकील यानी आसानी से न पचने वाला, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या कहा? नवाब साहब को भी लगा होगा कि जाने लेखक क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो नवाब साहब ने क्या कहा कि खीरा होता तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह पेट के लिए क्या होता है, पचने में अच्छा नहीं होता है।
तो पेट पर ये बोझ डाल देता है। और साथ ही नवाब साहब ने एक डकार भी ले लिया, मानो उन्होंने पूरा खीरा खाया हो और उससे उनका पेट भरा हो। तो लेखक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए आगे, ज्ञान चक्षु खुल गए। कह रहे हैं मेरे तो ज्ञान चक्षु यानी नेत्र, मेरी आंखें खुली रह गई, मुझे कुछ ज्ञान हो गया उस दिन। क्या ज्ञान हो गया? कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। लेखक का कहना है, यशपाल जी कहना चाह रहे हैं कि शायद ऐसे लेखक जो कहा करते हैं कि बिना किसी घटना के कहानी लिखी जा सकती है, ऐसे ही लेखकों में भी नवाब साहब शामिल हैं। कैसे? क्या कह रहे हैं देखो आगे, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। यदि क्या कह रहे हैं कि खीरे को केवल सूंघने से और उसके स्वाद की कल्पना भर कर लेने से, उसे बिना खाए ही यदि पेट के भर जाने जैसा डकार आ जाता है, तो फिर अगर ऐसा ही है तो बिना विचार घटना और पात्रों के भी, मतलब बिना किसी घटना के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं जिस तरह से नवाब साहब को केवल खीरे को सूंघने से और उसके स्वाद की कल्पना करने से पेट भरने का डकार आ गया, उसी तरह से शायद क्या लिखी जा सकती है, कोई कहानी भी लिखी जा सकती है, ऐसी कहानी जिसमें कोई घटना और पात्र ही ना हो। ये निष्कर्ष लेखक ने किसको देखकर निकाला? नवाब साहब को देखकर निकाला, उनकी प्रदर्शन प्रियता को देखकर निकाला, दिखावटी प्रवृत्ति को देखकर निकाला। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो समाज में यथार्थ स्थिति का जिन्हें बोध नहीं होता है, बल्कि वो कैसा जीवन जी रहे होते हैं, केवल दिखावटी जीवन जी रहे होते हैं। प्रदर्शन प्रिय जो लोग होते हैं उन लोगों पर व्यंग किया है। साथ ही उनका एक और उद्देश्य भी क्या इससे यहाँ पर पूर्ण होता है कि उन्होंने ये कहना चाहा है कि बिना तथ्यों और बिना किसी घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती। जिस तरह नवाब साहब यद्यपि प्रदर्शन कर रहे थे कि उनका पेट भर चुका है बिना खीरे को खाए, केवल उसे सूंघने से, ये वो केवल प्रदर्शन कर रहे थे, वास्तविकता ऐसी नहीं थी। ऐसे ही बिना किसी घटना के, बिना पात्रों के या बिना विचार किए कहानी लिखना संभव नहीं है। तो बच्चों, उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।